Hello friends, welcome to another session of our reading session number 13. हमने लास्ट सेशन में ओलिगोपोली मार्केट फॉर्म के जो भी मॉडल्स हमने पहले एक बेसिक इंट्रो लिए थे उसमें से एक मॉडल कंप्लीट किया था. दैट वाज अबाउट द किंग डिमांड कर्व जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पॉल ए स्वीजी ने दिया था. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रल एंड एक्सेप्टेबल मॉडल जिसके अंदर हमने दो तरह के डिमांड कर्व्स देखे थे. बिहेवियर देखा था कि जब प्राइस बढ़ती है तो इलास्टिसिटी हाई होती है, लेकिन जब प्राइस गिरती है तो इलास्टिसिटी लो होती है. एक डिसकंटिन्यूअस मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनता है. ये सारी बातें हमने कवर की थी विद रिगार्ड टू द किंग डिमांड कर्व मॉडल. इस सेशन में हम कुछ नेक्स्ट मॉडल्स डिस्कस करने वाले हैं ओलिगोपोली मार्केट फॉर्म में ही, जिन्हें हम सिंपली स्ट्रैटेजिक गेम्स या फिर गेम थियरी के नाम से भी जानते हैं, जो क्लासिकल अप्रोचेस हैं to determine equilibrium in a market of a firm which is oligopoly. तो हमारे यहाँ पे जो स्ट्रैटेजिक गेम्स हैं उसे हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. एक कॉर्नट मॉडल है, एक स्टैकलबर्ग मॉडल है और एक नाश इक्विलिब्रियम है. इसके हमारा जो कंटेंट करिकुलम में इंक्लूड किया हुआ है उसे हमें कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करना है कि एग्जैक्टली ये डिफरेंट मॉडल्स में जिन्हें हम स्ट्रैटेजिक गेम्स बोलते हैं बेसिकली क्या अजम्पशन लिया जाता है और उस बेसिस पे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने की कोशिश की जाती है ओलिगोपोली मार्केट में. तो हम पहला डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अबाउट कॉर्नट मॉडल. कॉर्नट वाज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन जिनके पीछे ही ये नाम रखा हुआ है कॉर्नट मॉडल, जिसमें वो ऐसा कहते हैं कि अगर किसी ओलिगोपोली मार्केट में जो फर्म्स हैं वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बना रही हैं, सेम प्रोडक्ट्स यानी होमोजीनियस, एंड जो उनका मार्जिनल कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो भी सेम है, आइडेंटिकल है, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो दैट इज व्हाई मास प्रोडक्शन अगर करते होंगे तो उस केस में ओलिगोपोली मार्केट में दोनों ही या फिर दो से ज्यादा फर्म्स का जो मार्जिनल कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो भी आइडेंटिकल है. तो उस केस में इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होगा, जिसमें मेजरली ये डुओपोली में ही यूज किया जाता है. हालांकि नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ती है तो भी हम इस मॉडल को यूज करते हैं, बट मेजरली इसका एक्सप्लेनेशन डुओपोली यानी कि दो फर्म्स वाली ओलिगोपोली मार्केट में ही हम देख के समझते हैं, जिसमें हमने कहा ये जो दोनों फर्म्स है ये आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है एंड इनका मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी आइडेंटिकल है क्योंकि आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं. तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि कोई भी फर्म जो डिसीजन लेती है वो आउटपुट का डिसीजन लेती है, यानी द फोकस इज ऑन आउटपुट. तो मार्केट में पैसा कमाने के लिए दो चीजें होती है, या तो आप प्राइस पे खेलो या फिर आप क्वांटिटी दैट इज आउटपुट पे खेलो, या तो वॉल्यूम में बनाओ दाम कम रखो और पैसा कमाओ, या फिर कम बनाओ दाम ज्यादा रखो पैसा कमाओ. दोनों में से कोई एक चीज होती है. कॉर्नट का कहना है कि हमारे केस में हम आउटपुट पे खेलेंगे, यानी हमारा फोकस आउटपुट होगा. अलग अलग मॉडल्स में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजों को क्राइटेरिया बनाया जाता है. तो हम यहां कहते हैं कि हर फर्म अपना आउटपुट अपने हिसाब से डिसाइड करेगी एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी हर फर्म अपने हिसाब से डिसाइड करेगी. दूसरे फर्म का आउटपुट कितना है उसे देखेगी भी नहीं, यानी कि वो अभी कितना आउटपुट बना रहे हैं वो नहीं देखेगी. तो फॉर एग्जांपल देयर इज फर्म ए एंड फर्म बी. फर्म ए और फर्म बी में हम बात करते हैं फर्म बी की. फर्म बी कितना आउटपुट बनाएगा वो डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फर्म ए का प्रीवियस पीरियड का आउटपुट, यानी करंट आउटपुट जो भी हो फर्म ए का उससे कोई मतलब नहीं है फर्म बी को. फर्म बी ऐसा सोचेगा कि जितना प्रीवियस पीरियड में ए ने आउटपुट बनाया था वो करंट में भी उतना ही बनाएगा और उसके बेसिस पे अपने आउटपुट को डिसाइड करेगा डिपेंडिंग अपॉन मार्केट साइज क्या है. और वो आउटपुट जो डिसाइड होगा वो आउटपुट बेचने के लिए जो भी दाम होनी चाहिए उस दाम पे बेच के अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा, यानी वो इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से अपना डिसीजन खुद लेगा ऑन द बेसिस ऑफ फर्म ए का आउटपुट ऑफ द प्रीवियस पीरियड. सिमिलरली फर्म ए भी यही करेगा. फर्म ए ऐसा सोचेगा कि फर्म बी का जो प्रीवियस पीरियड का आउटपुट है वही आउटपुट फर्म बी रिपीट करने वाली है और उसके बेसिस पे अपने आउटपुट का डिसीजन साइमल्टेनियसली लेगा. इसका मतलब दोनों अपने डिसीजंस को इंडिपेंडेंटली लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस पीरियड आउटपुट ऑफ द कॉम्पिटिटर फर्म, जो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, हर साल चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम की पोजीशन नहीं आ जाती. ये एडजस्टमेंट्स तब तक होते रहेंगे और जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन आएगी उन फर्म्स में वो आउटपुट
इक्वली स्प्लिट हो चुका होगा। यानी अगर मार्केट 1 लाख किलो का है, 1 लाख किलो सामान बेचने का, तो 50,000 किलो ए बेच रहा होगा, 50,000 किलो बी बेच रहा होगा, जिससे दोनों ही अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट पे पहुंच जाएंगे। तो यहां कॉर्नेट मॉडल में हम सिंपल क्या क्या ध्यान में रखेंगे कि यहां अज्यूम किया गया है कि जो फर्म्स है वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेच रही है, एंड दैट इज व्हाई उनके मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स भी आइडेंटिकल है। दोनों अपने आउटपुट डिसीजंस अपने आप लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स आउटपुट ऑफ द कॉम्पिटिटर फर्म। प्राइस ऑटोमेटिकली उसके बेसिस पे निकल के आ जाती है, जितना आप आउटपुट मार्केट में रखने वाले हो उसके बेसिस पे। ऐसे करके हर पीरियड में एडजस्टमेंट होता रहता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस पीरियड कॉम्पिटिटर फर्म के आउटपुट को देख के, तब तक जब तक आउटपुट इक्वली स्प्लिट होके इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। दिस इज द स्टाइल ऑफ कॉर्नेट। वहीं अगर हम बात करते हैं स्टैकलबर्ग मॉडल की, तो स्टैकलबर्ग मॉडल बोलता है ये तब एप्लीकेबल होता है जब एक ओलिगोपोली मार्केट में एक फर्म लीडर है, यानी एक का मार्केट शेयर बड़ा है और बाकी सब छोटे छोटे फर्म्स हैं। तो ऐसे मार्केट में जो आउटपुट डिसीजंस होते हैं वो साइमल्टेनियसली नहीं लिए जाते, सीक्वेंशियली लिए जाते हैं। साइमल्टेनियस क्या था, दोनों अपने अपने हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन यहां पे सीक्वेंशियली लिए जाएंगे, क्योंकि यहां क्या होगा, जो लीडर फर्म होगी जिसके पास मेजॉरिटी मार्केट शेयर होगा वो डिसीजन लेगा, उसके आउटपुट के डिसीजन के बेसिस पे बाकी जितनी फर्म्स होगी वो अपना आउटपुट डिसाइड करेगी डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट साइज। तो यहां सारी फर्म्स साइमल्टेनियसली डिसीजंस नहीं लेती, सीक्वेंशियली लेती है। जहां पर कोई लीडर फर्म होता है वहां हम स्टैकलबर्ग मॉडल में ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इसमें जो लीडर फर्म होती है वो कई बार टॉप डॉग स्ट्रैटेजी यूज करती है। व्हाट इज टॉप डॉग स्ट्रैटेजी? जिसके अंदर लीडर फर्म जानती है कि मेरा वजूद इतना बड़ा है कि मैं चाहूं तो बाकी जितने मेरे ऑपोजिशन है उनको खत्म कर सकता हूं। तो कितनी बार वो ओवर प्रोडक्शन करके मार्केट की साइज का ओवर प्रोडक्शन करके बाकियों को एलिमिनेट ही कर देती है, एक प्राइसिंग पावर एक्सरसाइज करके, क्योंकि वो चाहे तो प्राइसेस कम भी कर सकते हैं एक बार के लिए, ताकि बाकी सारे ओपोनेंट्स को हटा दिया जा सके। ऐसे मार्केट्स में हम यूज करते हैं स्टैकलबर्ग मॉडल टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम। यू यूज कॉर्नेट मॉडल, यू यूज स्टैकलबर्ग मॉडल। अल्टीमेटली होगा ये कि जो प्राइस निकल के आएगी वो प्राइस जो भी इक्विलिब्रियम होगी, जहां आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा होगा, वो प्राइस परफेक्ट कंपटीशन से तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, परफेक्ट कंपटीशन से ज्यादा होगी, पर मोनोपोली वाले मार्केट की प्राइस से कम होगी। बेसिकली ये कंक्लूजन बन के आता है इन मॉडल्स में कि इक्विलिब्रियम प्राइस कहां आएगी, कि जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस आता है, जो ऑब्वियसली बहुत कम आएगा क्योंकि वहां आपके हाथ में कोई प्राइसिंग पावर ही नहीं है, उससे तो ज्यादा प्राइसेस पे आप बेचोगे। लेकिन जो मोनोपोली मार्केट जो हम इसके बाद लास्ट में देखेंगे, जहां पर एक सिंगल फर्म होगी जिसके पास सब्सटैंशियल पावर्स होंगे, उससे थोड़ा कम होगा, उस लेवल ऑफ प्राइस पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ये दो सिंपल मॉडल्स का हमें मेजरली थियरी कंटेंट ही देखना है, इस पे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर कुछ पूछा गया तो ये जो वर्ड्स हैं, साइमल्टेनियसली होता है, सीक्वेंशियली होता है, यहाँ पे दो फर्म्स होती है जो होमोजेनियस प्रोडक्ट्स बनाती है, यहाँ एक लीडर फर्म होती है जिसे सब फॉलो किया जाता है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट उस प्राइस पे आता है जहां परफेक्ट कंपटीशन से ज्यादा प्राइस है एंड मोनोपोली से कम है। इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। लास्ट मॉडल जो इन सब में काफी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है और थोड़ा डिटेल में हमें देखना है, नैश इक्विलिब्रियम। What is Nash equilibrium? जॉन नैश करके एक इकोनॉमिस्ट थे, he was a Nobel Prize winner in the year I think 1994। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था प्रिजनर्स डिलेमा। ये प्रिजनर्स डिलेमा समझने से हमें एग्जैक्टली ये कहां एप्लीकेबल होता है और किधर लागू होता है वो समझने में हेल्प होगी। तो उनका कॉन्सेप्ट है प्रिजनर्स डिलेमा, जिससे हम एक डुओपोली मार्केट में कोल्यूसिव एग्रीमेंट्स को समझ सकते हैं। कोल्यूसिव एग्रीमेंट्स यानी डुओपोली मार्केट में ही हम इसे रीड करते हैं, यानी जहां एग्जैक्टली दो फर्म्स हैं, एग्जैक्टली दो फर्म्स, और वो कोल्यूड करके एग्रीमेंट करते हैं कि हम साथ साथ में अपने प्राइसेस और आउटपुट को डिटरमाइन कर रहे हैं। आइडियली कोल्यूजन करना दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अगर दोनों कल्यूड कर जाएंगे तो वही दो हैं, और वो कल्यूजन एक तरीके से उनको मोनोपोली जैसी पावर दे देगा कि प्राइसेस ऊपर कर दो दोनों के दोनों, बोथ चार्जेस हाई प्राइसेस, कहां जाएगी जनता, खरीदना तो पड़ेगा ही है तो दो ही। इस तरह से वो कल्यूड करके एक अच्छा
प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं दोनों ही फर्म्स। ऐसे सिचुएशंस को हम समझ पाएंगे यूजिंग नैश इक्विलिब्रियम। तो नैश इक्विलिब्रियम समझने के लिए प्रिजनर्स डिलेमा जो कॉन्सेप्ट दिया गया पहले वो समझते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये आपको समझ आ जाएगा तो प्रैक्टिस और इकोनॉमिक्स में वो कोलिजिव ओलिगोपोली में कहां लगेगा वो इजी हो जाएगा। होता क्या है कि किसी जगह पे कोई वारदात होती है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, दो लोगों ने वो क्रिमिनल एक्टिविटी की होती है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। सो देयर आर टू पीपल जिन्होंने ये क्रिमिनल एक्टिविटी की है, ए और बी। इन्हें पकड़ लिया जाता है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ए को एक दूसरे सेल में रखा जाता है, बी को एक दूसरे सेल में रखा जाता है। दोनों को सामने आमने नहीं रखा जाता है। दोनों पहले तो दोस्ती होते हैं क्योंकि दोनों ने मिलके ये चोरी की होती है या फिर ये वारदात की होती है। अब दोनों को अलग अलग सेल में रखा जाता है। जो पुलिस है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो बहुत सारे सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है, लेकिन जिस तरह के सबूत मिले हैं वो काफी नहीं है इन्हें कड़ी सजा दिलाने के लिए। इन्हें जितने सबूत मिले हैं उसके बेसिस पे इन्हें बहुत कम सजा होगी, कोई खास सजा होगी नहीं। तो जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो ये जानती है कि किया तो इन दोनों ने ही है, लेकिन इतने सबूत अदालत में पेश करने पे हमारा काम नहीं बनेगा। हमें और सबूत चाहिए जो हमें नहीं मिल रहे। तो जब सबूत नहीं मिलता पुलिस को या इन्वेस्टिगेशन टीम को, तो कन्फेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट सबूत बन जाता है कि अगर ये कन्फेस कर जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो पुलिस की टीम एक चाल सोचती है। चाल क्या सोचती है? वो ए के पास अलग जाती है, बी के पास अलग जाती है और दोनों को एक ही टाइप का स्टेटमेंट बोलती है। ए को कहती है कि देख, तू इन्फॉर्मर बन जा और बता दे कि सब बी ने किया है। तो इन्फॉर्मर बन जा, बता दे सब बी ने किया है, तुझे फ्री कर देंगे और उसे मैक्सिमम पीरियड की जेल होगी। तो तू फ्री हो जाएगा, उसे मैक्सिमम पीरियड की जेल होगी। अदरवाइज तुझे भी थोड़ी जेल तो देखनी पड़ेगी, तुझे भी थोड़े दिन तो जेल में गुजारने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास बेसिक सबूत तो है। बन जा इन्फॉर्मर। सेम प्रपोजल हम बी को भी देंगे। बी को बोलेंगे तू इन्फॉर्मर बन जा, अगर तू इन्फॉर्मर बन जाएगा तुझे छोड़ देंगे और उस पर्सन को कड़ी से कड़ी सजा देंगे जो तेरा दोस्त है, जिसने तेरे को इस वारदात में सहयोग किया था। अदरवाइज तू थोड़ी सी सजा तो तू भी काटेगा। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो बिहेवियरल एनालिसिस होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है? ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क करती है, थोड़ी जेल से बेटर है कोई जेल ना हो, तो क्यों ना मैं दूसरे वाले को फंसा दूं। ए भी यही सोचेगा और बी भी यही सोचेगा कि थोड़ी जेल से बेटर है कि कोई जेल ना हो, तो क्यों ना मैं उसको फंसा दूं। इस चक्कर में दोनों ही कन्फेस कर लेंगे, दोनों ही कन्फेस कर लेंगे। ए कहेगा बी ने किया और बी कहेगा ए ने किया, जिसकी वजह से दोनों को ही मैक्सिमम या फिर भले मैक्सिमम नहीं पर एक पीरियड ऑफ जेल होगी जो बिना सबूतों के नहीं हो सकती थी, क्योंकि कन्फेशन से भी आपकी जेल की अवधि बढ़ेगी लेकिन मैक्सिमम पे नहीं चला जाएगा क्योंकि कन्फेशन एक बेसिक सबूत होता है। तो उसी चीज को जॉन नैश ने एक सिंपल मैट्रिक्स से समझाया। मैट्रिक्स से क्या समझाया कि ए और बी दो प्रिजनर्स हैं। अगर ए चुप रहा, बी भी चुप रहा, दोनों चुप रहे, दोनों कुछ नहीं बोले, यानी ये स्टेटमेंट देने के बावजूद ए और बी कहते हैं हम नहीं बताएंगे, एक दूसरे के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, वी विल कंप्लाई, हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। तो अगर दोनों चुप रहते हैं तो दोनों को एक एक साल की सजा होती है। 1 ईयर, ये भी 1 साल बिताएगा, वो भी 1 साल बिताएगा। लेकिन अगर ए साइलेंट रहा और बी ने चीटिंग की तो बी तो बच के निकल जाएगा लेकिन ए को 3 साल की सजा हो जाएगी। और अगर जस्ट ऑपोजिट हुआ, ए ने चीटिंग की और बी साइलेंट रहा, बी कुछ नहीं बोला, ए इन्फॉर्मर बन गया, तो ए तो बच जाएगा लेकिन बी को 3 साल की सजा हो जाएगी। तो आइडियली तो बेस्ट सिनेरियो ये हो जिसमें दोनों को 1-1 साल की ही सजा होगी, लेकिन दोनों लालच में कन्फेस करने जाएंगे कि खुद बच जाएंगे और दूसरे वाले को फंसा देंगे। इस चक्कर में जैसे ही दोनों कन्फेस कर लेंगे, ए ने भी चीटिंग की और बी ने भी चीटिंग की, कन्फेशन सबूत बन जाएगा जिसकी वजह से दोनों को 2-2 साल की जेल हो जाएगी। यानी कि अल्टीमेटली होगा ये जिसे हम कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम। दिस इज नोन एज नैश इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर दोनों एक दूसरे को लॉयल रहते, दोनों एक दूसरे को चीट नहीं करते तो ज्यादा फायदा होता, क्योंकि दोनों 1-1 साल ही बिताते। लेकिन दोनों ने मन में लालच किया और सोचा दूसरे को फंसा देते, खुद अपने फायदा ले लेते। उसने भी ऐसा ही सोचा क्योंकि दोनों को दिख रहा था कि सामने वाला फिर 3-3 साल के लिए गया पर अपने तो 0 हो जाएंगे, 1 साल के सामने 0, तो चीटिंग कर दी।
चीटिंग कर दी तो दोनों को 2-2 साल की जेल होगी, क्योंकि सबूत दोनों ने दे दिया। उसने कह दिया उसने किया, उसने कह दिया उसने किया, तो सबूत आ गए, कन्फेशन, विटनेस मिल गए हमें दोनों के लिए, और दोनों को अब हम एक एप्रोप्रिएट पीरियड के लिए जेल में डाल पाएंगे। अदरवाइज सबूत नहीं होते तो शायद हम उन्हें इतने टाइम के लिए जेल में नहीं डाल पाते, एक बेसिक टाइम पीरियड के लिए ही डाल पाते। इस तरीके से इस को हम नैश इक्विलिब्रियम बुलाते हैं। दिस इज नैश इक्विलिब्रियम, जिसे हम प्रिजनर्स डिलेमा, प्रिजनर्स को सोचना पड़ेगा कि ये करें या वो करें, इस बेसिस पे समझाते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम डुओपोली कोल्यूसिव मार्केट, कोल्यूसिव एग्रीमेंट्स में लगा देते हैं, जिसमें एक पहले बेसिक इजी एग्जांपल लेते हैं, ये बेसिक एग्जांपल है, और फिर थोड़ा बेटर डिटेल्ड एग्जांपल लेते हैं। बेसिक एग्जांपल क्या है? दो कंट्रीज है, कंट्री ए और कंट्री बी, जैसे दो प्रिजनर्स थे, कंट्री ए कंट्री बी, ए बी, ये दोनों भी एक एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट क्या करते हैं कि हम दोनों मिलके प्राइसिंग और आउटपुट डिसाइड करेंगे, और जो हम दोनों ने डिसाइड किया है अगर हम वही फॉलो करेंगे तो दोनों लंबा पैसा कमाएंगे। ये दोनों ने एक एग्रीमेंट किया है, तो एक एग्रीमेंट हुआ है ताकि वो अच्छा खासा पैसा कमा सके दोनों। तो अगर दोनों कंप्लाई करते हैं तो कंट्री ए 8 बिलियन की कमाई करेगी, कंट्री बी 8 बिलियन की कमाई करेगी, दोनों 8-8 बिलियन की कमाई करेंगे अगर दोनों कंप्लाई करते हैं। यानी दोनों ने ही हाई प्राइसेस सेट किए होंगे, कुछ ना कुछ एग्रीमेंट किया होगा, कल्यूड किया होगा, लेकिन फिर दोनों ही अपने अपने मन में सोचेंगे कि हमने एग्रीमेंट तो कर लिया, अगर मैंने चीटिंग की और जो एग्रीमेंट किया है कि हाई प्राइस रखेंगे उसके सामने लो रख दी तो मेरा सेल बहुत बढ़ जाएगा, जिससे मुझे फायदा मिल जाएगा, और उसने अगर हाई प्राइस भी रखी तो उसके कस्टमर्स मेरे पास आ जाएंगे, मैं ज्यादा फायदा कर सकता हूं एज कंपेयर टू अगर मैंने एग्रीमेंट किया तो। क्योंकि होगा ये कि अगर ए कंप्लाई करता है और बी चीटिंग करता है तो बी को 10 बिलियन मिल जाएंगे जबकि ए का 2 बिलियन ही रह जाएगा। ए का लंबा नुकसान होगा क्योंकि वो एग्रीमेंट कंप्लाई कर रहा था, लेकिन बी को बड़ा फायदा हो जाएगा क्योंकि वो प्राइसेस कम कर देगा और पैसा कमा लेगा। तो बी के मन में लालच आएगा कि मुझे पैसा कमाना है, वो इंडिपेंडेंटली सोचेगा अपना, क्योंकि हर इंसान अल्टीमेटली सेल्फिशली अपना सोचने लगता है। फिर वही चीज ए सोचेगा अगर मैं डिफॉल्ट कर दूं और बी कंप्लाई करे तो उस केस में मैं 10 बिलियन कमा लूंगा और वो सिर्फ 2 ही बिलियन कमा पाएगा। तो अगर हम दोनों अपने अपने एग्रीमेंट को कंप्लाई करते तो 8-8 बिलियन करके जॉइंट वो 16 बिलियन कमाते, लेकिन दोनों के मन में लालच आएगा कि 8-8 से बेटर होता है 10-10। अगर उसने नहीं किया तो मैं 10 कमा लूंगा, अगर उसने नहीं किया तो मैं 10 कमा लूंगा। और इस लालच की वजह से दोनों ही क्या करेंगे? चीटिंग, दोनों ही एग्रीमेंट तोड़ देंगे, दोनों ही प्राइसेस को गिरा देंगे। जैसे ही दोनों प्राइसेस को गिरा देंगे, प्रॉफिट्स होंगे तो सही, लेकिन उतने नहीं होंगे जितने अगर दोनों ऑनर करते तो होता, क्योंकि डिमांड तो उतनी है, थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन उसके सामने जो प्राइसेस कम हुए होंगे उसकी वजह से जो प्रॉफिट्स हैं वो रिड्यूस हो गए होंगे, जो अगर हाई प्राइसेस पे वो रखते तो ऑब्टेन करते। तो अल्टीमेटली होगा क्या? ये अचीव होगा। दिस विल बी योर नैश इक्विलिब्रियम। तो होना चाहिए ये, पर ये होता नहीं है। दिस इज व्हाट इज अ गेम थियरी, दिस इज व्हाट स्ट्रैटेजिक गेम्स, जिससे थ्रू हम कोल्यूसिव ओलिगोपोली में कैसे आउटपुट डिसाइड होता है, कैसे प्राइसेस होती है, उसे समझ पाते हैं। बड़ा सिमिलर है, जैसा ये प्रिजनर्स डिलेमा था वैसा ही कुछ दिया हुआ है। नाउ ये जो हम केसेस ले रहे थे ये एकदम आइडियल केस ले रहे थे, जिसमें हम ऐसा मान रहे हैं कि दोनों का इक्वल आउटपुट है, 50-50 शेयर है। ऐसा जरूरी तो नहीं, हो सकता है किसी एक में कोई एक ऐसा डुओपोली है जिसके अंदर एक का 70 शेयर है, एक का 30 है, या 30-70 है, ऐसा कुछ पॉसिबल है। तो एग्जैक्टली जो हमें सिंपल बेसिक नंबर्स मिले ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा हटके हमारा मैट्रिक्स होगा, उसमें हमें एनालिसिस करनी है कि कैसे नैश इक्विलिब्रियम निकल के आएगा। समझो ए और बी दो जन हैं, ए और बी ने एक कल्यूजन किया, एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट क्या किया? हम दोनों ही हाई प्राइसेस रखेंगे, दोनों ने कल्यूड किया। अगर दोनों कल्यूड करके ए भी हाई प्राइस रखता है, बी भी हाई प्राइस रखता है, दोनों हाई प्राइस रखते हैं, तो दोनों ही लंबा पैसा कमाएंगे। जो हमें दिखाई देता है ए 500 कमाता है और बी 300 कमाता है। ए का आउटपुट ज्यादा होगा इसलिए वो ज्यादा कमा रहा होगा, बी का आउटपुट थोड़ा कम होगा इसलिए वो कम कमा रहा होगा, मतलब यहाँ पे ए का शेयर शायद ज्यादा होगा, इसलिए ए 500 कमाता है, बी 300 कमाता है। अगर दोनों ही हाई प्राइसेस रखते हैं तो जो उनका कल्यूजन होगा 500 और 300 टोटल 800 के जॉइंट प्रॉफिट्स होंगे, जो किसी भी और सिचुएशन में आपको नहीं दिख रहे। यहां पे 120 है, यहां पे 650 है, यहां पे 80 है, लेकिन यहां 800 हो रहा है अगर दोनों कल्यूड करें। लेकिन दोनों ही अपनी स्ट्रैटेजीज को इंडिपेंडेंटली देखेंगे। दोनों इंडिपेंडेंटली कैसे देखेंगे? ए सोचेगा
कि अगर मैं लो रखता हूं प्राइस, अगर मैं लो रखता हूं प्राइस, तो बी ने भी अगर लो किया तो मैं बहुत कम कमाऊंगा, 50 ही कमाऊंगा। और अगर मैं लो रखता हूं और बी हाई रखता है तो भी मैं 80 ही कमाऊंगा, कोई लंबा चौड़ा तो कमाऊंगा नहीं। लेकिन अगर मैं हाई रखता हूं तो अगर बी ने भी कंप्लाई किया तो मैं 500 कमाऊंगा, लेकिन अगर बी ने कंप्लाई नहीं भी किया तो भी मैं 300 कमाऊंगा। यानी कि ए के दिमाग में क्या चलेगा, मुझे तो हाई ही रखना है। ऐसी सिचुएशन में जब वो इंडिपेंडेंटली एनालाइज करेगा, मैं तो हाई प्राइस ही रखूंगा, यानी ये फिक्स है कि ए यही रहेगा, ए हाई प्राइस ही रखेगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, क्योंकि लो करने पे किसी भी हालत में उसका प्रॉफिट बहुत कम है और हाई रखने पे उसके प्रॉफिट ज्यादा ही है। जिसमें अगर बी ने कंप्लाई किया तो बहुत बढ़िया, बी ने कंप्लाई नहीं किया तो उतना अच्छा नहीं होगा। अब बी भी इंडिपेंडेंटली सोचेगा, बी इंडिपेंडेंटली क्या सोचेगा कि अगर मैं हाई प्राइस रखता हूं, हाई एग्री करता हूं, तो अगर ए ने भी एग्री किया तो मैं 300 कमा लूंगा। लेकिन अगर ए ने दगाबाजी की तो मैं जीरो पे आ जाऊंगा, फंस जाऊंगा मैं। अगर ए ने लो प्राइस कर दिया, वो डरेगा अंदर ही अंदर कि क्या पता वो मेरा मार्केट खा जाए। इस तरह की उसकी सोच होगी, जिस वजह से वो ये देखेगा लो प्राइस में क्या होगा। लो प्राइस में अगर ए भी लो करता है तो भी मैं 70 तो कमाऊंगा, 70 तो कमाऊंगा, और अगर उसने हाई रखा तो मैं 350 कमा लूंगा। तो इंडिपेंडेंटली बी क्या सोचेगा, मेरे हाई प्राइस में बड़ा रिस्क है, 300 और 0 जैसा रिस्क है, और लो प्राइस में 70 तो शॉर्ट है, और हाई में हाई प्राइस से भी ऊपर जा सकता हूं, मैं 350 जा सकता हूं अगर ए ने हाई प्राइस रख दिया तो लालच आएगा सीधे सीधे बी के मन में, और बी क्या सोचेगा, मेरे लिए हाई प्राइस से बेटर है लो प्राइस। इस तरीके से जो मैट्रिक्स की सिचुएशन बन रही है उसमें ए हाई प्राइस पे फिक्स करेगा, बी लो प्राइस पे फिक्स करेगा, और ये हमारा इक्विलिब्रियम होगा। दिस विल बी द नैश इक्विलिब्रियम। जबकि एक्चुअली में दोनों का फायदा कब होता, जब दोनों हाई रखते, लेकिन दोनों अपना अपना उल्लू सीधा करने में, दोनों अपना अपना फायदा देखने में, इंडिपेंडेंटली देखने में दूसरे के साथ चीटिंग करेंगे, और चीटिंग करते वक्त कहीं ना कहीं ये यहां पे इक्विलिब्रियम डिविएट हो जाएगा। क्योंकि बी क्या देखेगा कि अगर मैं फॉलो करता हूं तो 300 कमाऊंगा ए के फॉलो करने पे, पर अगर मैं फॉलो नहीं करता तो मैं 350 कमाऊंगा ना, तो वो चीटिंग करेगा ही करेगा। और ए तो यही सोचेगा मेरे को तो हाई रखना है किसी भी हालत में, तो ए ने चीटिंग नहीं भी की तो भी दोनों का जो जॉइंट प्रॉफिट है वो तो कम हो गया, ए को भी सफर हुआ, लेकिन बी को यहां पे थोड़ा सा फायदा हो गया, इसलिए उसने चीटिंग कर ली। तो ये हमारा नैश इक्विलिब्रियम होगा इस सिचुएशन में जहां पर बी लो प्राइस रखेगा और ए हाई प्राइस रखेगा। इस तरीके से नैश इक्विलिब्रियम डिटरमाइन किया जा सकता है। एग्जाम में भी आपको सिंपल या तो ऐसा सवाल या फिर ऐसा मिलेगा, और सिर्फ एमसीक्यू में इतना बोला होगा नैश इक्विलिब्रियम बताओ, तो आप क्या करना, पहले ए और बी दोनों फॉलो करते हैं वो देख लेना, वो तो कभी आंसर नहीं होगा। फिर क्या सोचना, ए और बी अगर चीटिंग करते हैं यानी इंडिपेंडेंटली करते हैं, इंडिपेंडेंटली, तो ए इंडिपेंडेंटली क्या सोचेगा, यानी ए के शूज में चले जाना, फिर बी के शूज में चले जाना, बी इंडिपेंडेंटली क्या सोचेगा। और आप जब इंडिपेंडेंट सिचुएशन में जब अपना फायदा देख के जो भी आंसर पे पहुंचोगे वो नैश इक्विलिब्रियम होगा, कि हर आदमी अपना फायदा लगाने जाएगा जिस केस में वो करेगा क्या। जैसे यहां ए और बी दोनों अपने फायदा लगाने गए तो दोनों ने चीटिंग की, तो यहां आ गया नैश इक्विलिब्रियम। यहां ए और बी फायदा लगाने गए तो ए ने चीटिंग नहीं की, क्योंकि चीटिंग करने पे उसी का नुकसान हो रहा था, उसी को दिख रहा था मेरे लो प्रॉफिट्स हो जाएंगे, लेकिन बी को दिख रहा था मेरा फायदा बड़ा हो सकता है, तो उसने चीटिंग की। तो ए ने तो फॉलो किया लेकिन बी ने चीटिंग की, तो ये हमारा नैश इक्विलिब्रियम हो गया। इस तरीके से हमारे 3 मॉडल्स इसमें डिस्कस हो गए इस सेशन में। एक कॉर्नेट मॉडल जो थोड़ा सा थियरी देखना है, स्टैकलबर्ग मॉडल थियरी, एंड नैश इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होगा। अब हम जो स्टैकलबर्ग मॉडल है उसमें डोमिनेंट फर्म जब होती है उसके ग्राफ्स वगैरह हमारे करिकुलम में दिए हैं, उसे समझना होगा कि डोमिनेंट फर्म मॉडल कैसे वर्क करता है। तो दैट इज समथिंग दैट वी विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन, एंड व्हेन वी टेक दैट वी विल बी एबल टू क्लोज ओलिगोपोली मार्केट फॉर्म। तो किंग डिमांड का हमने पहले कर लिया था, कॉर्नेट मॉडल, स्टैकलबर्ग मॉडल, नैश इक्विलिब्रियम यहां डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट सेशन में हम कवर कर लेंगे अबाउट डोमिनेंट फर्म ओलिगोपोली, कि वहां कैसे ग्राफ्स वर्क करते हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट कॉम्पीटिंग फर्म और डोमिनेंट फर्म के लिए निकाला जाता है। अब इसे ऐसे ही कॉपी कर ले और साथ साथ में जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए वो कंप्लीट कर ले, यू विल बी थ्रू विद द टॉपिक। सो दैट्स इट इन दिस सेशन। Thank you very much. Have a nice day.